तो कैसे हैं स्टूडेंट। आशा करते हैं कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को क्लास 10th साइंस का 2013 में पूछे गए सभी के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों को करवाने वाला हूं, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने स्टूडेंट आप लोगों को 2011 में पूछे गए साइंस के प्रश्न के जो ऑब्जेक्टिव है वो मैंने करा दिया, साथ ही साथ 2012 में जो पूछा गया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसे भी मैंने करा दिया। और आज की इस वीडियो में क्या बताएंगे आप लोग को, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि साइंस का मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूँ जो कि 2013 में पूछा गया था। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं स्टूडेंट कि ये सभी के सभी सब्जेक्टिव प्रश्न है। ठीक है स्टूडेंट, तो अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हमारे इस चैनल पर स्टूडेंट आप लोगों को सभी सब्जेक्ट का, बोले तो मेरे प्यारे बच्चों जितने भी सब्जेक्ट है ना आप लोगों का 5 के 5 और जो है कि अंग्रेजी लगा के 6 के 6 सब्जेक्ट के बारे में मैं आप लोगों को, ठीक है, आप लोगों को हर एक जो है कि क्वेश्चन बैंक करवाने वाला हूँ सभी सब्जेक्ट का। इसलिए आप लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और हर एक वीडियो के अंत तक बनकर पढ़ाई करेंगे ताकि आप लोग एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छा मार्क्स ला सके। तो स्टूडेंट आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट, जो 2013 में जो प्रश्न पूछा गया था ना उसमें मात्र 20 ऑब्जेक्टिव ही पूछा गया था। वही यहाँ दिया है कि ग्रुप बी 20 अंक, यानी कि 2013 में जो प्रश्न पूछा गया था ना वो मात्र 20 ऑब्जेक्टिव ही पूछा गया था। ठीक है स्टूडेंट, चलिए अब हम लोग इसका कुछ गाइडलाइन को पढ़ लेते हैं। यहाँ पर है कि प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, यानी कि हर एक प्रश्न जो है वो 1 अंक का होगा और उसमें 4 विकल्प रहेगा जिसमें कि एक सही होगा, तो सही पर आप लोगों को टिक करना है। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए अब आप लोग सही आंसर की ओर चलेंगे और सही आंसर देने का प्रयास करेंगे। देख सकते हैं स्टूडेंट यहाँ पर जो है कि आंसर में टिक लगा हुआ है। ये जो क्वेश्चन बैंक है मैं अपने स्टूडेंट से मांग कर लाया हूँ, तो वो पिछले वर्ष पढ़ा था तो हर एक प्रश्न में टिक मार दिया ऑलरेडी। ठीक है स्टूडेंट, तो आइए हर एक प्रश्न का आप लोग जवाब देने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है। मेरे प्यारे बच्चों याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है संगमरमर। ठीक है स्टूडेंट, संगमरमर जिसे हम लोग अपना घर वगैरह में लगाते हैं ना घर की सुंदरता बढ़ने के लिए, तो वही है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो CaCO3 होता है। याद रखिएगा, संगमरमर का रासायनिक सूत्र मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है, CaCO3। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न का जवाब देंगे आप लोग कि COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों, तो अम्ल कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों, तो अम्ल कहा जाता है। मैंने एक ट्रिक पर वीडियो बना रखा है कि अम्ल और भस्म को कैसे पहचानेंगे। अगर नहीं देखे हैं तो आप लोग सर्च कीजिए कि अम्ल और भस्म को कैसे पहचाने बाय विजय स्टडी पॉइंट। ठीक है स्टूडेंट, चलिए अब हम लोग तीसरा नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। स्टूडेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट सा प्रश्न है, हर एक प्रश्न को मैं कराऊंगा चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का क्यों ना हो। चलिए यहाँ पर तीसरा नंबर का प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है मेरे प्यारे बच्चों, तो जल से। ठीक है, जल के माध्यम से क्या होता है, ऑक्सीजन बाहर निकल जाता है। हालांकि जब पत्ती से जब निकलता है ना जल, तो वही जल में क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, हाँ वही जल कौन चीज़ से मिलकर बना, H2O से बनता है ना, तो वहीं से क्या होता है विखंडन के दौरान क्या होता है स्टूडेंट, ऑक्सीजन बाहर निकल जाता है। ठीक है, ये आप तभी जानेंगे जब इस पर आप सब्जेक्टिव पढ़ेंगे तब। ठीक है, नॉर्मली आप लोग याद रखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है तो पत्ता से बाहर निकलता है, किस स्टूडेंट, पत्तियों के माध्यम से बाहर निकलता है। लेकिन अगर ऑप्शन में जल रहेगा तो आप लोग जल में टिक लगेंगे, क्योंकि जल किससे बाहर निकलेगा, पत्ती से ना जल बाहर निकलेगा। जल में ऑक्सीजन ऑलरेडी होता है। देखिए CO2 इसका रासायनिक सूत्र होता है ना, यहाँ देखिए CO2 यानी ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन वहीं पर बाहर निकलता है। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पर स्टूडेंट की मैग्नीशियम पाया जाता है, बताइए मैग्नीशियम किस में पाया जाता है, क्लोरोफिल में, लाल रक्त कण में, वर्णी लवक में या फिर श्वेत रक्त कण में। तो याद रखिएगा जो मैग्नीशियम होता है वो क्लोरोफिल में पाया जाता है मेरे प्यारे बच्चों, जो पौधों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अगला है कि इंसुलिन की कमी के कारण से कौन सा रोग होता है, तो याद रखिएगा मधुमेह जानते हैं मेरे प्यारे बच्चों किसे कहते हैं, डायबिटीज़ जो होता है ना, कहते हैं क्या, डायबिटीज़ हो गया, चीनी रोग जिसे कहते हैं, वही हुआ मधुमेह। तो मधुमेह होने का कारण क्या है, तो इंसुलिन की कमी। ठीक है, याद रखिएगा बाबू। चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर नहीं किए हैं तो और कमेंट करके बताएंगे कि आपको इस तरह का वीडियो चाहिए या फिर नहीं चाहिए। अगला है कि दृष्टि
ठीक है, दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है मेरे प्यारे बच्चों? तो लाल का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है। यही वजह है कि खतरे के तौर पर हम लोग लाल रंग का प्रयोग करते हैं, क्योंकि लाल रंग जो है ना काफ़ी दूर से भी दिख जाता है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए अगला है कि विद्युत शक्ति का असाई मात्रक क्या होता है? तो विद्युत शक्ति का असाई मात्रक मेरे प्यारे बच्चों वाट होता है। क्या होता है? वाट। विद्युत शक्ति का असाई मात्रक मेरे प्यारे बच्चों वाट। अगला है कि विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है टंगस्टन का। ठीक है, विद्युत बल्ब जो आप लोग देखते होंगे, हालांकि 15 रुपये में वो बल्ब अभी भी मिल जाता है, 15-20 में बल्ब मिल जाता है। वो देखते हैं ना, पहले के टाइम में जो बल्ब बनता था स्टूडेंट, अभी तो सबके पास एलईडी बल्ब है। ये एलईडी बल्ब में नहीं स्टूडेंट, वो जो गोल वाला होता है। ठीक है, आप लोग उस बल्ब को देखे होंगे। ठीक है, चलिए ठीक है, जो है कि पहले ना वो शीशा वाला ग्लास आता, शीशा वाला बल्ब आता था, आप लोग समझ गए, तो उसके अंदर यही टंगस्टन होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो वही दिया कि विद्युत बल्ब का जो तंतु बना होता है वो किसका तंतु बना होता है? तो टंगस्टन का बना होता है। ठीक है, चलिए याद रखेंगे ना। चलिए, हालांकि अभी का जो ये एलईडी बल्ब होता है उसमें नहीं मिलता है जल्दी। ठीक है, चलिए अगला जवाब देंगे आप लोग कि नाभिक के ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है, तो यूरेनियम आवश्यक है। मैं डायरेक्ट आंसर बताऊंगा ताकि आप लोग टू द पॉइंट, आप लोग डायरेक्ट सही आंसर को माइंड में बैठा पाएंगे। ठीक है, गलत ऑप्शन से आप लोग नहीं चलेंगे। अगला प्रश्न है स्टूडेंट कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी क्या है? तो ग्लोबल वार्मिंग अगर आएगा तो उसके लिए आवश्यक है ये। ठीक है, उत्तरदायी है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, चलिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है कि हम लोग छोड़ते हैं, और इसका जो है कि उपयोग कौन करता है? तो उपयोग मेरे प्यारे बच्चों कौन करता है? तो पेड़ पौधा इसको क्या करता है? खींच लेता है और प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से हमको ऑक्सीजन देता है। ठीक है, ये O2 यानी ऑक्सीजन हुआ। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न जवाब देंगे आप लोग कि लिटमस विलियन वैज्ञानिक रंजक होता है जो निम्न में किससे निकाला जाता है? तो लाइकेन से निकाला जाता है। याद रखिएगा ना, ठीक है, कि लिटमस विलियन जो है कि बैगनी रंजक होता है जो निम्न में से किससे निकाला जाता है मेरे प्यारे बच्चों? तो लाइकेन से निकाला जाता है। किससे निकाला जाता है? लाइकेन। याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं क्या है। यहाँ देखिए कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है, कौन सी अभिक्रिया करता है मेरे प्यारे बच्चों? जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनता है मेरे प्यारे बच्चों? कौन सा उत्पाद बनता है? तो Na2ZNO2 + H2 बनता है। ठीक है, यही बनता है। आइए अगला देख लेते हैं यहाँ क्या है कि किसी भी उदासीन विलयन का pH मान कितना होता है? तो 7 होता है। ठीक है, उदासीन विलयन का pH मान कितना होता है? 7 होता है। जिससे पानी वगैरह का pH मान 7 होता है, जिसकी वजह से हम लोग उसको पी पाते हैं। अगर कम होगा तो वो अम्ल हो जाएगा, ज़्यादा होगा 7 से ज़्यादा होगा तो वो क्षारी हो जाएगा। तो ना ही अम्ल वाला ना ही क्षारी वाला हम लोग पी सकते हैं, जिससे कि हम लोगों को नुकसान पहुँच सकता है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए अगला जवाब देंगे आप लोग कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? जितने भी रासायनिक सूत्र, आप हर एक रासायनिक सूत्र को याद कर लेंगे क्योंकि वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जवाब देंगे कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो NaHCO3 होता है। क्या होता है? NaHCO3 बेकिंग सोडा। चलिए अगला जवाब देंगे आप लोग कि एक्वा रेजिया मिश्रण में HCl, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एवं HNO3 का अनुपात कितना होता है? तो 3:1 होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3:1 है। आप लोग अगर साइंस का किताब पढ़े होंगे स्टूडेंट, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, उसके बाद अगर आप लोग ये क्वेश्चन बैंक लगा रहे हैं तो मैं आपको गारंटी के साथ दावा करता हूं कि आप लोग 80 में 80 ऑब्जेक्टिव जानिएगा। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद आपको बनाना मात्र 40 है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर है कि द्विखंडन होता है। द्विखंडन अमीबा में भी होता है, पैरामीशियम में भी होता है, ठीक है, और किस में होता है? लीशमैनिया में भी होता है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। चलिए स्टूडेंट, आप लोग समझ गए होंगे कि द्विखंडन किस किस में होता है? अमीबा में। अमीबा एक कोशिकीय जीव है। प्रश्न बन सकता है कि अमीबा कौन सा जीव है? तो अमीबा एक कोशिकीय जीव है। ठीक है, चलिए अगला जवाब देंगे आप लोग कि फूल में नर प्रजनन अंग क्या होता है? तो फूल में नर प्रजनन अंग क्या होता है? तो पुंकेसर जो होता है वो नर प्रजनन अंग होता है। ठीक है, नर अर्थात पुरुष का प्रजनन अंग होता है, यानी कि पुरुष का नहीं, फूल में पुरुष फूल जिसे हम लोग नर फूल कहते हैं। ठीक है, तो उसका जो है ना जो कि फूल में नर प्रजनन अंग होता है तो पुंकेसर होता है। चलिए अगला यहाँ जवाब देंगे कि अंडाणु निषेचित होता है मेरे प्यारे बच्चों, किसमें? योनि में नहीं होता है। ठीक है, गर्भाशय में भी नहीं होता है, गर्भाशय में शिशु रहता है। ठीक है, फलोपियन नलिका में होता है। ठीक है, अंडाणु निषेचित होता है किस में होता है? तो फलोपियन नलिका में होता है। चलिए स्टूडेंट, आप लोग इसे नहीं देखे तो चलिए एक बार फिर से देख लीजिए। ठीक है, अंडाणु निषेचित होता है
है ना, यहाँ पर देखिए, है ना, अंडाणु निषेचित होता है, कहाँ होता है, तो फ्लोपियन नालिका में होता है। ठीक है, फ्लोपियन नालिका की संख्या कितना है पूछ लेगा तो आप लोग क्या जवाब देंगे कि फ्लोपियन नालिका की संख्या मेरे प्यारे बच्चों कितना होता है, तो 2 होता है। ठीक है, चलिए अगला है कि उत्तल लेंस का आवर्धन, जिसे हम लोग एम कहते हैं, बराबर होता है। तो आवर्धन जो होता है मेरे प्यारे बच्चों वो होता है V/U के बराबर। ठीक है, V/U के बराबर होता है क्या, तो उत्तल लेंस का आवर्धन बराबर होता है V/U का। ठीक है स्टूडेंट, इस तरह से हम लोगों ने 19 प्रश्नों को समाप्त कर लिया। अब देखिए यहाँ पर 20वां प्रश्न हम लोगों का क्या है। ठीक है, यहाँ पर देखिए स्टूडेंट 20वां नंबर प्रश्न यहाँ देखिए, है ना, 2013 में ये सभी के सभी प्रश्न स्टूडेंट पूछे गए थे और सभी के सभी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला है कि गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं विकृता, ठीक है, वक्रता होगा। ठीक है, वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध होता है, बता सकते हैं आप लोग क्या होता है, तो देखिए यहाँ क्या है, गोलीय दर्पण मेरे प्यारे बच्चों, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध होता है, यानी कि वक्रता त्रिज्या जिसे हम लोग R से सूचित करते हैं, और R बराबर होता है 2F। R बराबर क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, 2F। ठीक है, 2 गुना फोकस। स्टूडेंट इस तरह से हम लोग का 20 ऑब्जेक्टिव 2013 का समाप्त होता है। मैं आपको बता दूं कि 2013 में मात्र स्टूडेंट 20 ऑब्जेक्टिव ही पूछा गया था। कितने ऑब्जेक्टिव स्टूडेंट, 20 ऑब्जेक्टिव। उसके बाद आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि ये सब देखिए, ये सब्जेक्टिव का आंसर दिया गया है कहाँ पर, तो क्वेश्चन बैंक में। ये सभी के सभी सब्जेक्टिव प्रश्न है 2000 जो है कि स्टूडेंट 2013 में ना, 20 बोल देते हैं बार बार। ठीक है स्टूडेंट, चलिए 2013 में मेरे प्यारे बच्चों कितने सब्जेक्टिव पूछा गया था, तो टोटल से 30 सब्जेक्टिव पूछा गया था। वो 30 सब्जेक्टिव का आंसर इस प्रकार से दिया गया है। और 2013 में ऑब्जेक्टिव कितना पूछा गया था, तो 20 ऑब्जेक्टिव पूछा गया था। ठीक है स्टूडेंट, अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह से मैं आप लोगों को हर एक चैप्टर का हर एक ऑब्जेक्टिव करवाऊँगा। ठीक है स्टूडेंट, साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ कि जितने भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन बैंक है, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल हो गया, साइंस हो गया, मैथ हो गया, संस्कृत हो गया, सभी का PYQ कराऊंगा, अर्थात प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं आप लोगों को कराऊंगा। चैनल के साथ जुड़ के रहें। अच्छा लगा होगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाबू मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा।